हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जिस प्रकार टॉपिक को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पेपर सेकंड की बात, क्योंकि पेपर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा सा हमें स्टार्ट करना पड़ेगा पेपर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात की है कि पेपर सेकंड में फेल होने वालों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएसटी में मात खाते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास करेंगे, उसके साथ शिक्षण शास्त्र होगा यानी पेडागोजी होगी। तो 30 क्वेश्चन आज हम इसके करने वाले हैं। तो यहाँ हम करेंगे आपके 28 दिसंबर 2022 का पेपर, जो 28 दिसंबर 2022 का पेपर हुआ था पेपर सेकंड, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो एसएसटी की होगी, जहां हम 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को एसएसटी में हो रही है। तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में बने रहें, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल सके। एंड टॉपिक वाइज भी हम चीज़ें कर रहे हैं। हम जीन पियाजे पढ़ चुके हैं, वाइगोस्की पढ़ चुके हैं, और भी डेवलपमेंट और ग्रोथ डेवलपमेंट, हेरिडिटी इन्वॉल्वमेंट वाला टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और हर बार आपके सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, आपकी उसमें बहुत मदद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेपर सेकेंड यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो होता है आपका अपर प्राइमरी का पेपर, वो हम करने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड पेपर में बहुत सारी लोगों को दिक्कत होती है और ये पेपर टफ है पेपर फर्स्ट के बजाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जूनियर की भी वैकेंसी आती है और इसके लिए ज़रूरी है ये पेपर क्वालिफाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। देखो, पहले ये जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन थे, तर्क कथन वाले, ये क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा चेंजेस है, लेकिन अब जैसे हर एग्जाम में हम देखते थे कि अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन मिलते थे, बट सीटेट में अभी तक ये चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अब आपने देखा है कि अब से लगातार सीटेट में जो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन है, ये भी अब देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तैयारी और मजबूत करें। तो चलिए, पहला है आपका कथन से कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो ये आपका कथन है। आप एक बार तर्क देख लीजिए। तर्क कह रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। यानी ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन और जो आपका तर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगी ताकि आपको दोनों चीज दिखाई दे। अगर आपको ना दिखाई दे तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभिकथन और कारण आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपको बताना है क्या दोनों सही हैं या एक दूसरे को अच्छे से व्याख्यात कर रहे हैं या नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आपका कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है। यानी बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है और बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। हमने पहले भी वीडियो में हमने ये चीज़ की बात की है कि बच्चे का जो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये सारे जो विकास होते हैं, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक के ना होने से वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। इसलिए सारे एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका अभी कथन सही है। अगर हम तर्क की बात करें तो आपका तर्क भी सही है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित, भाई फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मेंटली भी आपको प्रभावित करेगा। तो ये जो चीजें होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो
क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है ए, यानी ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, सिर से शुरू हो रहा है और फिर उसके बाकी बॉडी पार्ट्स में होता है। यानी ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो आपके सर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है आपके, समीप दूराभिमुख, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और एक रूपता का सिद्धांत। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ज़्यादा छोटा करूंगी तो शायद आपको दिखे नहीं, तो आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नीचे के ऑप्शन भी देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी शीर्षगामी सिद्धांत, यानी टॉप डाउन थ्योरी। अगर हम बात करते हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से अदर अंगों में होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपने सर पर नियंत्रण करना स्थापित करता है। जब बच्चा अपने सर पर नियंत्रण करना स्थापित करता है, फिर अपने जो ऑल बॉडी पार्ट्स हैं उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे को, छोटा बेबी है, आपने देखा होगा जब तक उसका सर स्थिर नहीं है, अगर उसका सर हिल रहा है तो उसके अदर बॉडी पार्ट्स भी हिलने लगते हैं और वो स्टेबल नहीं होता, ना ही वो बैठ पाता, ना ही या कुछ कर पाता। जैसे जैसे उसका सर स्टेबल होता है, धीरे धीरे वो बैठने की और धीरे धीरे फिर अदर गति करने की वो कोशिश करने लगता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का सबसे पहले सर नियंत्रण होता है, सर का कंट्रोल होता है, उसके बाद वो अदर बॉडी पार्ट्स में कंट्रोल करता है। यानी विकास उसका सर से, या कहते हैं ना हेड टू टो होता है, वैसे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश 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 आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी आनुवांशिक यानी जेनेटिक, जेनेटिक कैसी, जो आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी से ग्रहण करते हो, जो आनुवांशिक रूप से होता है, जेनेटिक रूप से होता है, तो उसके स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या करता है, परिपक्वता, पाड़ या ढांचे यानी स्कैफोल्डिंग, अनुकूलन और समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। तो इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है परिपक्वता, यानी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कैसे आती है, मेच्योरिटी जब धीरे धीरे चीजें अनुभव होती हैं, जब आप कुछ सीखते हो, धीरे धीरे बच्चे में मेच्योरिटी आने लगती है, बच्चे में परिपक्वता आने लगती है, एक समझ विकसित होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जीन पियाजे, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है जीन पियाजे महोदय जी ने। इसके अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। यानी जीन पियाजे जी कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कौन से ऐसे कारक हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ वीडियो जाके देखिए, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आएंगी। तो यहाँ अगर हम बात करें, परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया और है आपका सामाजिक अनुभव। तो इनमें से आपको बताना है कौन कौन से कारक हैं जो उनकी दिशा निर्धारित करते हैं। तो इन आपको पांचों में से चुनना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, परिपक्वता भी ज़रूरी है, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग की बात की है, क्रिया और सामाजिक अनुभव यानी सोशल एक्सपीरियंस। तो यहाँ अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो पहला है यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन के अनुसार आपका परिपक्वता, ठीक है, अनुबंधन, क्रिया और सामाजिक अनुभव, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सज़ा की बात कोहलबर्ग करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सज़ा है ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट
थ्योरी है और यहाँ पे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को भी परिभाषित किया है। आपका संवेदी, आपका पूर्व संक्रियावस्था, अमूर्त संक्रियावस्था, औपचारिक संक्रियावस्था। तो इनके जो अलग अलग स्टेजेस हैं, सीटेट में अक्सर आपने देखा होगा इन स्टेजों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मान लो कभी कभी तो सीक्वेंस लगाने के लिए वैसे नहीं आते हैं, आपको ईयर पूछा जा सकता है या फिर उनके अंदर जो उनकी विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड, मतलब इस स्टेज में बच्चा कौन सी हरकतें करता है, अनुकरण कब होता है, वगैरह वगैरह। ये जो चीजें हैं इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका अगर कहा जाए तो सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक जीन पियाजे के भी टॉपिक हैं। तो अगर अभी तक आपने जीन पियाजे के 2011 से लेकर 2016 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने एक ही वीडियो में कंबाइंड कर दिया है, ताकि आपको अदर चीज़ें ना, मतलब भागना ना पड़े हर जगह जीन पियाजे से पढ़ने के लिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है और वहाँ पे एक तरीके से आप जीन पियाजे से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएंगी, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर देखो जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आया है, मतलब जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट आपके मनोवैज्ञानिक हैं, तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को मुझे नहीं लगता आपको छोड़ना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश से भी देख सकते हैं। बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी पूछा जाता है कि बच्चों में संरक्षण का कौशल किस ईयर में होता है या कौन सी अवस्था में बच्चों में संरक्षण का कौशल आता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी जीन पियाजे से पूछे जाते हैं। बच्चों में वस्तु स्थायित्वता नहीं हासिल की है। नेक्स्ट है जीववादी सोच बच्चों के विचारों को सीमित करती है। और लास्ट ऑप्शन है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में सक्षम है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे जी से संबंधित, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने एक चौड़े ग्लास में पानी भरा और एक लंबे ग्लास में पानी भरा, तो बच्चों में अभी वो वाले गुण विकसित नहीं होते हैं कि बच्चा अंतर कर पाए। तो बच्चा जो लंबे गिलास में पानी होगा उसको कहेगा कि इसमें ज्यादा पानी है, ना कि चौड़े गिलास में। तो ये जो चीज होती है ये चीज बताई है और जीन पियाजे ने कहा है कि ये चीज की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है वहां पे बात की है। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं ताकि आपको मतलब आपने जीन पियाजे से संबंधित नॉलेज ली है नहीं ली है, आपको कुछ मालूम है नहीं मालूम है, ये थोड़ा सा चेक करने का काम करता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है। यानी अभी वो ये चीज नहीं कर पा रहा है कि जो पानी उतना ही डाला गया है, लेकिन बस ये है कि उसकी चौड़ाई ज्यादा है जिसकी वजह से वो कम लग रहा है, उसकी लंबाई है जिसकी वजह से वो उसको ज्यादा लग रहा है। तो इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं विकसित हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीन पियाजे से संबंधित है। तो सोचो कि अभी तक हमने जीन पियाजे से संबंधित कितने क्वेश्चन देख लिए, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें किस्मत में लिखी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, वो है हमारी मेहनत। हम मेहनत करते हैं, बाकी हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। मेहनत करना हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी काम भगवान जी करेंगे। तो जो आपका काम है वो करिए शिद्दत से, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। जीन पियाजे यानी पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो जीन पियाजे जी ने जो थ्योरी दी है उनमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, यानी 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के विकास की। यानी बच्चा जब विकास करता है तो इन 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तो इन 4 अवस्थाओं का आपको क्रम पूछा गया है, उनका राइट सीक्वेंस पूछा गया है। तो राइट सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में संवेदी चालक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। क्या ये सही है? सेकंड देखिए, पूर्व संक्रियात्मक चरण
मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सी ऑप्शन कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। एंड लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, संवेदी चालक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इन चारों चरणों में अगर आपको पता है कि इसके स्टेजेस का क्रम क्या है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे? सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष। और लास्ट में आती है अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन स्टेजेस के साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, पहले संवेदी चालक यानी सेंसरी मोटर, दूसरे नंबर पे आता है आपका, ठीक है यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरे नंबर पर आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक चरण, या आप इसको कह सकते हैं औपचारिक, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, औपचारिक भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? औपचारिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये होता है 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है, इसको अब्स्ट्रैक्ट की जगह अगर आप कहेंगे तो फॉर्मल स्टेज कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी अवस्था? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त की जगह आप इसको औपचारिक कर लीजिए, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो लास्ट अवस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं हम कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, मतलब माँ लाई है मेहमानों के लिए मिठाई तो उसको खाने से अपने आप को रोक रही है। ये सोचकर, क्या सोच रही है कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, यानी अगर उसने मिठाई खाई तो वो पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग यानी कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है, यानी जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी किस स्टेज में है जहाँ पे वो ये सोच रही है कि अगर मैंने मिठाई खाई तो मैं पकड़ी जाऊंगी, वो सोच रही है ये चीज। तो कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार वो नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, यानी नेहा इज इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यानी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेहा है वो एक तरीके से हम बात करें तो डर रही है ना, कि अगर मैंने मिठाई खाई और मैं पकड़ी गई तो फिर मुझे क्या मिलेगी? सजा मिल सकती है। एक तरीके से सजा का डर की वजह से वो उस मिठाई को खा नहीं रही, अगर उसके अंदर सजा का डर नहीं होता तो वो शायद खा भी लेती, लेकिन अभी उसके अंदर क्या आ गया है? डर आ गया है। वो सोच रही कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, अगर पकड़ी गई तो उसको हो सकता है पनिशमेंट मिले, तो उस डर से वो क्या कर रही है? मिठाई नहीं खा रही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। देखो यहाँ पे जो कोलबर्ग की थ्योरी है उनकी भी स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा बात की थी कि कुछ बच्चे सजा और पुरस्कार के डर से काम करते हैं कि भाई
कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि मुझे वो पुरस्कार मिलेगा इसलिए वो काम कर रहे हैं, या उस लिए डर की वजह से भी काम करते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, उस डर से भी काम करते हैं। तो उस बारे में जो कोहलबर्ग महोदय हैं उन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? सॉरी, यानी वो क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन लर्न बाय इंटरैक्टिंग विथ देयर मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड अडल्ट। हमने बात की थी MKO। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानकारी रखता हो, आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो। यहाँ पे वाइगोस्की महोदय जी हैं, वो उन्होंने MKO की बात की थी और काफी अच्छे से बताया था कि हम अपने से उस इंसान से सीख सकते हैं जो हमसे ज्यादा जानकारी रखता हो। वहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज कोई मैटर नहीं करती है कि छोटा हो या बड़ा हो, बस ये है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा हो, आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ अभी फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑलरेडी मैंने आंसर आपको बता ही दिया, लेव वाइगोस्की महोदय। तो लेव वाइगोस्की महोदय की जो थ्योरी है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में ZPD की बात की, ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में MKO की बात की, स्कैफोल्डिंग की बात की। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और सीटेट लेव वाइगोस्की महोदय से कई सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं, उसको जरूर देखिएगा, आपकी काफी हेल्प होगी। क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ने के बजाय जो मेन चीजें हैं उनमें अगर ज्यादा फोकस कर ले तो नंबर गेन करना ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जहाँ पे आप अपने समकक्षी या वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो लेव वाइगोस्की महोदय जी कहते हैं कि बच्चा समाज से इंटरैक्ट करके सीखता है, यानी सामाजिक लोगों से एक दूसरे से बातचीत करके ज्यादा बेहतर सीखता है। और उसकी जो लैंग्वेज होती है, यानी जो उसकी भाषा होती है, वो उसको टूल की तरह काम करती है। यानी भाषा क्या है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को रखने का एक माध्यम है भाषा। और उसी भाषा के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और बेहतर सीखते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की महोदय जी हैं, इन्होंने 3 चीजों में बहुत ज्यादा फोकस किया है, एक है सामाजिक, एक है सांस्कृतिक और तीसरा है आपका भाषा। इन तीनों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है अपनी थ्योरी में। तो अगर आप चाहते हैं लेव वाइगोस्की से रिलेटेड आप डीप अध्ययन करें, लेव वाइगोस्की से संबंधित जितनी चीजें हैं आपकी क्लियर हो जाए, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं और आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन पता चल गया, पहला है लेव वाइगोस्की महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेव वाइगोस्की से आ गया। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इनकी भी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने जैसे जीन पियाजे जी हैं उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट को ज़्यादा वरीयता दी है, वैसे ही इन्होंने सोशल डेवलपमेंट को ज़्यादा वरीयता दी है। सोशलाइजेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, भैया बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश और आनुवांशिकता। तो जीन पे जो लेव वाइगोस्की हैं उनके अनुसार किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप समझ ही गए होंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो इनकी थ्योरी है उनका नाम क्या है, थ्योरी सोशियो कल्चर थ्योरी। क्या नाम है? सोशियो कल्चर थ्योरी नाम है।
तो जब सोशियो कल्चर थ्योरी नाम है तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि सांस्कृतिक परिवेश यानी कल्चरल सराउंडिंग अगर होगी तो बच्चा अपने कल्चर से, अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा बेहतर बच्चा सीखता है। जब बच्चा सामने चीज़ें देख रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनकी समझ विकसित हो रही है और बेहतर, इस तरीके से बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक परिवेश बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे के ऑल डेवलपमेंट के लिए सांस्कृतिक परिवेश ज़रूरी है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा है आपका भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? देखो, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है इसमें सबसे, देखो, अब देखो जो गायक है, गायक में लय स्वर वगैरह का उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है ना। जो मैथमेटिक्स है उनको तर्क वगैरह और लॉजिक्स वगैरह लगाना बहुत पसंद है। कुछ लोग जो भाषण वगैरह देते हैं जैसे मोदी जी हैं, उनकी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो लेक्चर वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया है। जैसे एक होता है अंतः वैयक्तिक, यानी हम अपने खुद की भावनाओं को कितने बेहतर जानते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं, और एक होता है अंतर्वैयक्तिक, यानी हम दूसरों की भावनाओं और चीज़ों को कैसे समझते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। ठीक है, तो फिलहाल हम आंसर की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था कि हाँ जी, शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो यहाँ पे जो हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, यानी फिजिकल मूवमेंट सेंसरी इंटेलिजेंस जो होती है, जैसे मान लो विराट कोहली हैं, MS धोनी हैं वगैरह, इन सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2 है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा ऑप्शन है कहानी व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी छवियों और चित्रों से सोचने की क्षमता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। आपने देखा है जो लोग ड्राइंग वगैरह, चित्र वगैरह बनाते हैं, उन लोग का थोड़ा सा जो अगर कहेंगे कल्पना करने की शक्ति काफी अच्छी होती है। वो छवियों और चित्रों को देख के समझ पाते हैं। जैसे मान लो अभी कई जगह आर्ट वगैरह लोग बनाते हैं, अब आर्ट में वो लोग क्या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं हर कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं जो लोग चित्र और छवियों को देख के चीजें समझ जाते हैं, है ना। तो ये उनपे एक गुण, अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का गुण होता है। सब में कुछ ना कुछ एक स्पेशल बात जरूर होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगा? ऑप्शन देखते हैं। पहले बात तो जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, या फोर्थ ऑप्शन है जेंडर समानता।
तो यहाँ जेंडर से क्वेश्चन एक फिक्स है, आप मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो ये टॉपिक भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो कहा क्या गया है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, यानी एक शिक्षक ने कहा कि मजबूत बनो, एक लड़के से कहा मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे है और जहाँ पे आप आइडेंटिफाई इजी तरीके से कर सकते हैं, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। यानी शिक्षक का कहने का मतलब क्या है कि अगर लड़के हैं तो उनको क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, नम्र नहीं हो सकते, मतलब इमोशनल नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, उनको स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो क्या है, लड़के हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर इस चीज में है। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो ये है आपका जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये अंधविश्वास है कि भाई लड़के हैं तो उन्हें स्ट्रांग ही होना पड़ेगा, वो किसी के सामने अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर सकते। और ये टिप्पणी करना कि तुम लड़के हो, तुम स्ट्रांग रहो, तुम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते कि तुम लड़की नहीं हो। लड़कियां देखो, ये एक मानसिकता बड़ी गंदी है और बड़ी खराब भी लगती है एक तरीके से, अगर सोचा जाए कि लड़कियां हैं तो वो तुरंत रो देती हैं, है ना। यहाँ पे ये दिक्कत होती है और मुझे लग रहा है ये दिक्कत गलत भी है, क्योंकि बात ये है सबके दिमाग में ये मानसिकता बैठ गई कि लड़के हैं तो वो रोएंगे नहीं, लड़कियां हैं तो वो रो देंगी, है ना। लड़के हैं तो उन्हें रोने का कोई हक नहीं है और ना ही वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अगर रो दिया तो कहेंगे भैया ये पागल है, ये देखो लड़कियों की तरह रो रहा है। ये जो चीज है, ये जो मानसिकता है, ये गलत है। इमोशंस दोनों में सेम होते हैं, बस ये होता है कि लड़कियां मेच्योर जल्दी हो जाती हैं तो इनमें इमोशंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के अपने इमोशंस व्यक्त नहीं कर सकते, लड़कियों के पास भी फीलिंग होती है, लड़कियों के पास भी फीलिंग होती है। बस ये होता है कि वो घर घर गृहस्थी में लड़कियां ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो अटैचमेंट जो होती है इमोशनली बहुत ज्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भाई लड़कों में इमोशन नहीं होता, होता है। बहुत से लड़के बहुत जल्दी इमोशन हो जाते हैं, लेकिन वो इमोशंस अपने दिखाते नहीं है दूसरों को। तो यहाँ पे ये टीचर का कहना ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो यहाँ से भी आप चीजें समझिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए। यानी डिफरेंट जो स्टूडेंट है, या अगर हम कहें कि ऐसा डाइवर्स क्लासरूम है या विद्यार्थी हैं, लर्नर है, तो उस कक्षा में आपकी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या फोर्थ ऑप्शन है आपका दृष्टिकोण में अनम्यता। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कह क्या रहा है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए। यानी डिफरेंट स्टूडेंट्स में जो कक्षा है जहाँ अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है या पेडागोजिकल स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए डाइवर्स लर्नर के लिए। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उचित समावेशन, यानी प्रॉपर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं हम, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षा की बात करते हैं। यानी एक ऐसी कक्षा जहाँ सामान्य व विशिष्ट शिक्षार्थी एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम उन शिक्षा की बात करते हैं। तो हमें ऐसी रणनीतियां, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हम सारे लोगों को एक साथ लेके चल सकें। यहाँ हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ना ही किसी को आगे बढ़े, सब बराबर मात्रा में चले, क्योंकि भाई सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब अलग अलग तरह के हैं। अब उन सारे लोगों को एक तरीके से एक जगह एकत्रित करके एक ऐसी रणनीति बनाना ताकि सभी का विकास हो सके, उस चीज पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उचित समावेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है।
यानी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। थर्ड है आपका, यह बच्चों की व्यक्तिगत विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो पहले एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो क्या कह रहा है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो यह जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये सीखने में होने वाले बदलाव का क्या करता है, अवलोकन करता है, यानी इट ऑब्जर्व चेंज इन लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी एम ऑफ द असेसमेंट, यानी मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए। मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं, छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। क्या आप मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बच्चों में भय और तनाव यानी स्ट्रेस उत्पन्न कर सकें। दूसरा है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। या तीसरा है बच्चों के बीच तुलना करना। या चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे दिया होगा। जो लोग पेडागोजी ऐसी ही होती है कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, और यही सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एलिमिनेट करके चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। यानी अगर हम बात करें तो देखो, छात्रों के बीच तुलना करना ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम कंपेयर या नहीं करते हैं छात्रों के बीच, ठीक है, इसको हम हमेशा गलत ही मानते हैं। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। हम बच्चों में नहीं चाहते कि बच्चों में भय के कारण बच्चा कितना ही पढ़ पाएगा। भय के कारण एक दिन आप पढ़ा सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो आप चाहते हो। तनाव पैदा करना, बच्चों में स्ट्रेस पैदा करके कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। तो बच्चे का जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य हमारा है वो क्या है, सीखने सिखाने से संबंधित। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे भी क्वेश्चन में कथन और तर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कथन कह रहे हैं समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तर्क कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थी को ही पोषित किया जाए। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर आपने अच्छे से पेडागोजी पढ़ रखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और यहाँ पे कुछ की वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे की वर्ड्स हैं, आप भी जानते होंगे फिलहाल, जिन्होंने पहले भी प्रिपरेशन की है तो उनको पता होगा। बाकी जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगी कि आप इजिली तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो समावेशी शिक्षा, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने बात की, वहां पे मैंने आपको बताया कि सामान्य और विशिष्ट बच्चे दोनों इसमें आते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है केवल, यानी मात्र, ओनली, ये जो वर्ड है ना, ये केवल, ओनली वगैरह, ये हमेशा गलत ही होते हैं। तो ये वैसे भी आंसर गलत हो गया, यानी समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये बात गलत है। सामान्य विशेष दोनों बच्चे यानी एक साथ बच्चों की शिक्षा होती है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे भी यही चीज दे दी गई, केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थी की जरूरत को ही पोषित किया जाता है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। तो अब याद रखिएगा, जहां आपको एग्जाम में केवल वगैरह, ओनली वगैरह चीज मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो आंसर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
17 है वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हाशीकरण, मानकीकृत पाठ्यक्रम या विभेदित निर्देश। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है विभेदित निर्देश, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझने विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी मुद्रित वाली किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर या स्पर्श सामग्री। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 18 है वहां पूछा गया है शारीरिक गतिक विकलांगता यानी फिजिकल मोटर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी जो विकलांगता है, विकलांगता ना बोल के हम बोलेंगे दिव्यांगता, क्योंकि विकलांगता चीज मना की गई है कि आप विकलांगता शब्द एक तरीके से दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप सक्षम नहीं हैं, तो इस वजह से दिव्यांगता वर्ड बोलना बहुत सही होगा। तो मैं विकलांगता की जगह बोलूंगी दिव्यांगता। तो जो शारीरिक गति दिव्यांगता है यानी जो फिजिकल मोटर डिसेबिलिटी है, उससे जूझने के लिए विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, वो क्या है। तो है आपके क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर क्या है। तो जो अगर फिजिकल रूप से वो है, मतलब आपका शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल रूप से जो चल नहीं पाते उनके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषता है। तो जो लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो वो कौन सी अक्षमता है या कैवल्य है, यानी गुणन कैवल्य कह सकते हैं, पठन कैवल्य कर सकते हैं, लेखन या स्वप्ननीलता। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जहाँ पे अगर हम बात करें गणित में समस्या होती है, तो वहाँ क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। क्या होता है, डिसकैलकुलिया। अगर डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं तो पढ़ने लिखने में अगर प्रॉब्लम होती है तो डिसलेक्सिया होता है, और डिस्ग्राफिया होता है जहाँ लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ जैसे आपने पठन कैवल्य में देखा होगा, जैसे एक मूवी आई थी ना, तारे जमीन पर, राइट। तो उसमें बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, वर्ड उसको टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा दिख रहा था, उल्टा पुल्टा। तो इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था, चीजों को समझ नहीं पा रहा। तो वो क्या था, पठन कैवल्य था, यानी डिसलेक्सिया की वजह से। तो ये जो बीमारी होती है इनसे भी बच्चा जूझता है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो डिसकैलकुलिया। देखो यहाँ समझने में इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, इंग्लिश से याद कर लोगे तो ज़्यादा इजी होगा, वैसे हिंदी से भी ये इजी ही है। तो कैलकुलेशन किसमें होती है, गणित में ही हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन से याद कर लेना डिसकैलकुलिया, है ना। डिसलैक्सिया आपका पठन से, और डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना ही होता है, तो ग्राफिया से याद आ जाएगा आपको कि लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, जो कठिनाई होती है, वो डिसग्राफिया होता है। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर है विचारों की अनम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, तीसरा है जटिलता के लिए वरीयता, और चौथा है अभिसारी सोच। एक होती है अपसारी सोच, ठीक है, कन्वर्जन थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जन थिंकिंग।
तो जो कन्वर्जन थिंकिंग होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, यानी उसमें एमसीक्यू टाइप बहुविकल्पी क्वेश्चन ही मान सकते हो। लेकिन जो डाइवर्जन थिंकिंग होती है वो ऑल एस्पेक्ट में बच्चे सोचते हैं। तो इन दोनों में केवल यही अंतर होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसका जो राइट आंसर होगा वो है जटिलता के लिए वरीयता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व, पुरस्कार और दंड का प्रावधान, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार, या साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 21? तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी सीखने के तरीके पर विचार, यानी व्यूज ऑन हाउ टू लर्न। तो अगर बात करें सिंपल सा, तो सीखने के तरीके पर अगर हम विचार करें, थिंकिंग करें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि एक दूसरे के साथ हम बातचीत करने के बहुत ज़्यादा अवसर दे दें। इंटरैक्ट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बातचीत के अवसर बार बार देना वो सही नहीं है। साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड का प्रावधान, ये तो वैसे भी इस चीज़ को वैसे भी मना ही है। ठीक है, और दंड तो बेसिकली, तो अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? सीखने के तरीके पर विचार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका कथन और तर्क से संबंधित है। कथन कह रहे हैं कि जो शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तो शिक्षार्थियों केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, यानी पाठ्य पुस्तक ही है, जो आपकी बुक्स वगैरह हैं, यही एक सीखने का केंद्र है। तर्क कह रहा है माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक की पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो विद्यालय है, ठीक है। तो इन कथन और तर्क में दोनों सही लग रहे हैं या एक सही लग रहा है? क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत, और ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे बात करें तो जो कथन है यानी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, वो बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा मात्र हम ये नहीं कह सकते कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र एक साधन के रूप में, अगर कह सकते हैं कि एक साधन के रूप में है पाठ्य पुस्तक, जो हमारी मदद करता है सीखने में। माध्यमिक विद्यालय छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, ये क्वेश्चन भी गलत है कि जब पाठ्य पुस्तक की पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, ये भी गलत है। तो दोनों आंसर गलत है। जब दोनों गलत है तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, ए आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, यानी लर्निंग इन द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। तो ए है बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन। बी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के योग्य से होता है। और चौथा ऑप्शन है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 23? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। यानी ये क्या है? ज्ञान की सह निर्माण की प्रक्रिया है। एक सामाजिक संरचना कक्षा में अधिगम एक क्या करती है, देखो ये एक तरीके से आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में आपकी मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 डैश 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 अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? अनुकूलन और पुनर्बनन के सिद्धांत। दूसरा है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, ठीक है। तीसरा है सहयोग और सकारात्मक, और चौथा है पृथकीकरण व नामीकरण, क्लासिफिकेशन।
तो यहाँ अगर हम बात करें अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए होना चाहिए जो ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा सहयोग और सकारात्मक, यानी कोलोबरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोलेबरेटिव लर्निंग की बात लेवाइगोस्की महोदय जी करते हैं कि सहयोगात्मक यानी बच्चा पीयर में सीखता है, बच्चा अपने माहौल में सीखता है, अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर सीख पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रतिस्पर्धा की देखो वैसे भी हम लोग बात नहीं करते, प्रतिस्पर्धा को वैसे भी आप डिनाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका अभिकथन और तर्क पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ठीक है, तर्क कह रहे हैं कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, यानी बच्चा क्या है, विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा यानी डिस्कशन और थिंकिंग की प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। तो आपको बताना है इन दोनों आंसर में से कौन सा आंसर सही होगा, या एक दूसरे को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। वैसे भी ऑप्शन में पहला यही है कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, और सी है ए सही है लेकिन आर गलत, और डी है ए आर दोनों गलत है। तो अब प्रश्न पे चलते हैं थोड़ा सा। तो जो 25 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर देखते हैं। कथन कह रहा है मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें, तो जब बच्चे थोड़ा सा ऊपर स्टेज में और हाई उस पे पहुंच जाते क्लास में, तो धीरे धीरे हमें उनको खुद से एक हिंट दे दो और उसके अनुसार वो खुद ही अनुमान लगाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा अपने आप करने लगे। जब बच्चे में सोचने की क्षमता विकसित होगी, धीरे धीरे वो खुद करना शुरू करेगा, तो उसका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने, ताकि वो अलग अलग सॉल्यूशंस खोजें प्रॉब्लम्स का, तो उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी। तो दिमाग लगाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो उन्हें उस चीज़ की और अच्छी पता चलेगा। के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति है। तो ये आंसर है राइट। तर्क की बात करें तो बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा यानी डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, यानी क्या कर रहे हैं, दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चा जब डिस्कस करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, थिंकिंग करेगा, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। इसी वजह से कहा भी गया है कि बच्चों में थोड़ा सा पीयर के साथ या अपने जो भी वयस्क हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ बातचीत कर सके, बातचीत के माध्यम से बच्चा और अच्छे से सीखता है। इसलिए लेवाइगोस्की ने सोशल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके बेहतर सीखता है। यहाँ पे भी बच्चा डिस्कशन कर रहा है, तो डिस्कशन अकेले तो करेगा नहीं, इंटरेक्ट करके ही करेगा, एंड थिंकिंग उसकी बिल्ड हो रही है ताकि वो चीज़ें सोच समझ पाएगा, तो उसका विकास और अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में प्रश्न यानी क्वेश्चंस इन क्लास केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है इसको तो आप आराम से कर लोगे। जैसे भी अभी मैंने बताया आपको, कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा, उनसे आप क्वेश्चन जल्दी समय में पूरा कर लोगे। भाई सीटेट पेपर है, क्वेश्चन लेंथी आता है, समय बहुत जाता है, और हमारा कभी कभी तो दिमाग ही वो हो जाता है, शून्य हो जाता है इतना देख के, है ना, क्योंकि पढ़ना भी तो रहता है ना, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते ही कई बार। तो इस वजह से अगर हमें थोड़ा सा कीवर्ड्स मालूम होंगे तो हम इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ बंदर भी बहुत आता है छत पे। जब भी मैं छत पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ ना, तो एक दिन तो छत पे बैठ के वीडियो बना रही थी, अचानक बंदर आ गया था तो मैं भागी, तो मेरा आधा वीडियो उतने में ही छूट गया था। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है, मैं इधर उधर देखती रहती हूँ कहीं यहाँ तो नहीं रहा। अरे कौन नहीं डरता बंदर से, बताओ। तो ये देखो, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो।
बी ऑप्शन है केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्र द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। तीसरा है किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए, मतलब ना कोई क्वेश्चन करेगा ना कोई आंसर देगा, सब बंद, है ना। बताओ ऐसी क्लास कैसी होगी जिसमें ना छात्र बोल रहा है ना शिक्षक बोल रहा है, ना कोई वो क्वेश्चन कर रहा है ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक्टिव क्लास रहेगी वो? बिल्कुल भी नहीं। छात्र और शिक्षक दोनों द्वारा प्रश्न पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो एक क्लासरूम में इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कक्षा में प्रश्न उत्तर पूछने से ये होता है कि जो क्लास होती है वो सक्रिय कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जब आप स्वयं से मोटिवेट होते हो तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है विद्यार्थियों में? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा, दंड के भय द्वारा, या सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जो आंतरिक प्रेरणा होती है, यानी बच्चा जब स्वयं से अभिप्रेरित होता है, स्वयं से मोटिवेट होता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो लंबे समय तक उस क्रिया को कर पाता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर हम कहें बाहरी रूप से जब बच्चा अभिप्रेरित होता है, तो कुछ टाइम तक तो उसके अंदर ऊर्जा वो रहती है कि हाँ मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद वो स्लो हो जाती है, तो उसकी जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर विद्यार्थियों में या स्टूडेंट्स में अगर आप आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, यानी बाई फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, यानी आप सीख रहे हो तो इंजॉय करके सीखो, अच्छे से हैप्पी होके सीखो, मतलब ऐसे सीखो कि सीखने में भी मजा आए। अगर आप बर्डन लेके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कि भाई मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पास होना है, तो फिर आपकी वो सफलता बस उतने पास होने तक की सीमित रहेगी, आगे आप कुछ चीज नहीं कर पाओगे, ना दूसरों को सिखा पाओगे। यहाँ अगर हम बात करें जब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, जब बच्चा स्वयं से अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, तो वो चीजें और बेहतर करता है, वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, हम अंदर से मोटिवेट, हमने किसी ने, हम फोर्स नहीं है कि हमारे मम्मी पापा ने कहा है, या अगर हम नहीं नौकरी पाए तो आगे जाके पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम नौकरी पाए और हम जाके पढ़ाएं लोगों, बच्चों को आगे बढ़ने पे प्रेरित करें, सहयोग करें। ये जो हमारे अंदर से प्रेरणा आती है कुछ कर गुजरने की, वो आपको लंबे समय तक लेके जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई हम नौकरी इसलिए कह रहे हैं कि केवल हमको सैलरी अच्छी मिलेगी, आगे जाके बढ़िया घर में शादी होगी तो अगर केवल इस वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं तो ये कुछ टाइम तक तो रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये स्लो हो जाएगा। जैसे ही आपकी नौकरी मिल गई और आपकी शादी हो गई, वैसे ही डाउन चले जाओगे, जैसे लोग चले जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही होता है कि एक मोटिवेशन ये मानते हैं कि भाई सैलरी मिलेगी, बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। चलो मान लो आपकी नौकरी लग गई, आपको सैलरी मिली, बढ़िया घर में शादी भी हो गई, उसके बाद क्या, है ना। लेकिन जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो ना, तो वो फिर शादी हो जाए, सैलरी मिल जाए, लेकिन आप और बेहतर करने की सोचोगे, तो वो होता है। मैंने मोटिवेशन की वीडियो भी बनाई है, कभी आप डिमोटिवेट हो तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगी। और अगर वीडियो नहीं भी देखनी है तो मत भी देखिएगा, सबसे अच्छा मोटिवेशन आपके पेरेंट्स होते हैं, उनको देखिए, आपको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो मैं बातें ज्यादा कर देती हूँ ना कभी कभी, चल कोई ना। अरे भगवान, बंदर आ रहा है क्या? चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? यानी मिडिल स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। सक्रिय अन्वेषण, ठीक है, यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो यहाँ पे जो 28 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा?
तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी एक तरीके से हम बात करें तो सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, और शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करना, यानी इंटरेक्ट विथ टीचर्स एंड पीयर। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षकों को चाहिए कि वह बच्चों की योग्यता को डैश 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 और असफलता को डैश 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 रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। इनहेंसिंग द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक, वृद्धिशील, सुधार के अवसर, स्थायी, सुधार के अवसर, और चौथा है वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक। तो जो 29 है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही होगा, वृद्धिशील और सुधार के अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करो। जैसे देखो, अगर एक तरीके से कहा जाए कि शिक्षकों को चाहिए कि वह बच्चों की योग्यता को ग्रोथ करे, उसकी वृद्धि करे, और असफलता यानी अगर फेलियर है तो उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, उसको वो अवसर दे ताकि वो उसमें सुधार कर पाए। भाई गलतियों से ही इंसान सीखता है, हमने जाना है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे त्रुटि करके ही बेहतर सीख पाते हैं। ये त्रुटियां ही होती हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सीखने की ओर अग्रसर हो रहा है। भाई बिना त्रुटि के कौन सही कर पाएगा? ऐसा नहीं होता ना कि हर एक इंसान ऐसा हो कि बिना गलतियों के सब सीख पाएगा। हम गलती करते हैं, फिर हम उनसे सीखते हैं कि हमने ये गलती की, अब हम ये गलती नहीं करेंगे, उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, उनको ऐसे अवसर प्रदान करना ताकि वो अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीख पाए। भाई देखो, बहुत सारे लोग होंगे सीटेट में एग्जाम में फेल होते हैं, अब फेल होने के बाद वो सोच के बैठ जाए कि अब तो मैं पास हो ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम फेलियर हुए, हमने देखा कि हमने उस सीटेट में क्या कमी रखी थी, कहाँ हमने कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी थी, और कौन सी चीज़ें करने की सुधार करना है, हमें क्या क्या चीज़ें हमें सही करनी है जो हमने गलत किया है। तब हम उस चीज़ को बेहतर कर पाते हैं और नेक्स्ट टाइम हम सीटेट अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार में नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ट्राई किया होगा, उसके बाद अपनी गलतियों से सीखा होगा। और जो लोग गलतियों से नहीं सीखते हैं ना, वो बार बार फेल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप फेल होते भी हो तो उससे देखो कि कहाँ पे कमी रह गई और उन पे सुधार करो ताकि नेक्स्ट टाइम आप उससे बेटर कर पाओ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन है, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो विफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो असहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समावेशी कक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या सार्थक अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी नॉन रिलेवेंट कोर्स। यानी जो अकादमिक निम्न में से कौन सा कारण विफलता के लिए जिम्मेदार है, तो वो है नॉन रिलेवेंट कोर्स। जो जरूरी नहीं है उस चीज को करना, वो आपकी विफलता का कारण है। इसीलिए कहा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है। देखो, पढ़ने के लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं, फिर आप पढ़ते ही चले जाओगे और ना ही आपकी उम्र इतनी बचेगी, क्योंकि पढ़ाई बहुत लंबी है भाई। किताबें, कॉपी, इतनी सारे मटेरियल पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र निकल जाए। लेकिन सबसे स्मार्ट लर्निंग उसी को बोलते हैं कि जो चीज जहाँ पूछी जा रही है उतना पढ़ो, है ना। खाना भी ना एक टाइम में बहुत ज्यादा खा लो तो पेट फूलने लगता है और फिर उल्टियां ही आती हैं। इससे अच्छा है जितना हमारे पेट को जरूरत है उतना खाओ, जितनी मात्रा में हमारे शरीर गति कर पाए, दिमाग चल पाए, उतनी मात्रा में खाओ। वैसे ही एग्जाम भी होता है, जितना जरूरी है उतना आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट देगा। अब देखो, सबका लेवल भी तो अलग अलग होता है भाई। यूपीएससी का लेवल अलग, बैंकिंग का अलग, सीटेट का अलग, तो सब लेवल अलग होता है। आप सोचोगे यूपीएससी पढ़ के हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे आराम से, तो ऐसा नहीं होता है।
उसका सिलेबस अलग अलग है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर दे सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ रही फिलहाल ये क्लास, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी कोशिश ये है कि आप टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, विद प्रैक्टिस भी कीजिए। इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन लेके चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट में जितना मेहनत करते हैं तो फर्स्ट में मेहनत करिए, लेकिन सेकेंड के लिए एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप उसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि वो 60 नंबर का होता है, वेटेज ज़्यादा होता है। अगर आप उसमें मेहनत कर जाएंगे तो सेकंड भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और बार बार ये पैसे बर्बाद करना, टाइम वेस्ट करना, ये मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान के पास जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ को इतना ज़्यादा समय देना मुझे नहीं लगता सही, क्योंकि सीटेट के बाद ऐसा नहीं कि सीटेट एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपकी जॉब लग जाती है। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम आपको और देना पड़ता है, चाहे वो जिस भी स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग के हिसाब से आप दीजिए और क्वालिफाई कीजिए। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर मेरी मेहनत पसंद आए। और फिलहाल मेहनत तो ठीक है, लेकिन मेरा काम ये है कि आप क्लास को देखिए ताकि आपकी मदद हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी के साथ। एसएसटी के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। तो बने रहिएगा इस चैनल में, और जो मैंने वीडियो बनाई है टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया है उसको ज़रूर देखें। जहाँ पे आप डिमोटिवेट हो तो मोटिवेशनल वीडियो भी बने हुए हैं, आप उनको भी देख के मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।